रावत मेंशन में दिव्यांश से बात करने के बाद चेरी वापस अपने रूम में आ गई थी। इस वक्त उसका पूरा दिमाग घुमा हुआ था और दिल में जो तकलीफ हो रही थी उसे तो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता था। रूम में आते ही वो सीधा बेड पर औंधे मुंह होकर लेट गई और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। वो बेशक दिव्यांश के सामने जितनी भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर ले, उसे जितना मर्जी चैलेंज कर ले, लेकिन उसे तकलीफ तो हो रही थी। आज उसका दिल एक बार फिर से टूटा था और इस बार तो पूरी तरह से। उसका रोना लाजमी था, लेकिन तकरीबन 15-20 मिनट बाद उसने खुद को संभाला और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वो खुद से ही बोली, मुझे अपने दिल टूटने का दुख है एवोकाडो। आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना हर्ट हो रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है कि मेरा वो एवोकाडो, जो बचपन में इतना स्वीट और इनोसेंट था, इतना चालाक हो गया कि अपनी चालाकियों से वो लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था एवोकाडो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पर अब बस बहुत हुआ। अब मैं आपको अपना और फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी। मैं कार्तिक से शादी करूंगी और मेरी शादी भी उनसे तभी होगी जब आपकी और निहारिका की शादी होगी। ये बोलते हुए उसने अपने आंसुओं को साफ किया। उसने अपना फ़ोन उठाया और कार्तिक का नंबर डायल किया, लेकिन उसे फ़ोन करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पिछले 2-3 दिन से लगातार उसे कार्तिक के कॉल आ रहे थे, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कार्तिक से क्या कहे। वो चाहती थी कि धरा कार्तिक को जवाब दे, इसलिए वो खुद कार्तिक की कॉल इग्नोर कर रही थी। अब खुद से कार्तिक को कॉल करना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए उसने मैसेज बॉक्स ओपन किया। जैसे ही उसने मैसेज बॉक्स ओपन किया, उसकी नज़र कार्तिक के मैसेज पर गई। तकरीबन 10 मैसेज आए हुए थे और आखिरी मैसेज यही था, ओके फाइन चेरी। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझमें इंटरेस्ट नहीं है, और जब तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, तब शादी का तो सवाल ही नहीं बनता। अगर तुम मिसेज रावत से कुछ नहीं कह सकती, तो कोई बात नहीं। मैं खुद उन्हें इस शादी के लिए मना कर दूंगा। उसका वो मैसेज पढ़कर चेरी हैरान रह गई। अगले ही पल उसने कार्तिक को मैसेज किया, हेलो। कार्तिक जो फिलहाल अपने ऑफिस में था, उसने जैसे ही चेरी का मैसेज रिसीव किया, वो हैरान हुआ। लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया और अपना फ़ोन साइड में रख दिया। अब चेरी ने एक मैसेज और किया, आई नो आप मुझसे गुस्सा होंगे मिस्टर अवस्थी, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पास आपको देने के लिए कोई सफाई भी नहीं है। गलती मेरी ही है, इसलिए अगर आप मुझे सजा देने के तौर पर ये शादी तोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। और अगर आप ये रिश्ता रखना चाहते हैं तो क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? कार्तिक का फ़ोन जैसे ही दोबारा वाइब्रेट हुआ, उसने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया। चेरी का मैसेज पढ़कर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अभी भी उसे रिप्लाई नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट कॉल कर दिया। जैसे ही चेरी के फ़ोन पर कार्तिक का कॉल आया, वो थोड़ा नर्वस हो गई, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने कार्तिक का कॉल रिसीव किया। सामने से कार्तिक की आवाज़ आई, तुम ठीक तो हो ना? चेरी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, आई एम सॉरी कार्तिक। कार्तिक तुरंत बोला, इट्स ओके, बस इतना बताओ तुम ठीक हो ना? चेरी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक हूँ भी और नहीं भी। कार्तिक फिर बोला, क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हो? चेरी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? अगर फ्री हैं तो आज शाम को, और अगर नहीं तो इट्स ओके, कल भी मिल सकते हैं, और अगर नहीं मिलना चाहते तो भी इट्स फाइन, आपकी मर्जी, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। कार्तिक झट से बोला, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है चेरी। मैं जानता हूँ हम दोनों का रिश्ता तय हुआ है, लेकिन तुम मेरी बीवी बनो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त बनो, और मुझे भी अपना दोस्त समझो। मैं शाम को कैफ़े 7 प्लाजा में तुम्हारा वेट करूँगा। आई होप इस बार तुम जरूर आओगी, और अगर तुम्हें नहीं आना हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। उसकी बात सुनकर चेरी जल्दी से बोली, मैं जरूर आऊँगी। उसका जवाब सुनकर कार्तिक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं चेरी जानती थी कि कार्तिक को बहुत बुरा लगा होगा जब वो उसे रिजॉर्ट में मिलने गई थी, लेकिन वो रिजॉर्ट में उसे नहीं मिली, बल्कि दिव्यांश उसे अपने रूम में ले गया था, जहां उसने उसे वो पानी पिलाया जिसमें न जाने कौन से ड्रग्स थे। और एक बार फिर से चेरी दिव्यांश में ही उलझकर रह गई। वहीं दूसरी तरफ रावी कॉलेज से बाहर निकलने ही वाली थी कि चारू और मिताली दोनों ने आकर उसका रास्ता रोका। रावी गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लगी। चारू जल्दी से बोली, यार क्या है रावी, इतना नाराज कौन होता है? माना हमारी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू हमसे दोस्ती ही तोड़ देगी।
अगर तुझे हमें पनिशमेंट देनी है तो पनिशमेंट दे दे, लेकिन कम से कम दोस्ती तो मत तोड़। उनकी बात सुनते हुए रावी ने भी मुंह बनाया हुआ था। हालांकि कॉलेज में रावी से दोस्ती तो हर कोई करना चाहता था, लेकिन रावी ने अपना दोस्त सिर्फ और सिर्फ चारू और मिताली को बनाया था। और फिलहाल अभिमन्यु उसके साथ जो कुछ कर रहा था, उसे किसी की जरूरत थी जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। ऐसे में चारू और मिताली ही उसका सहारा थी, तो वो तुरंत बोली, ओके फाइन, मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगी, लेकिन अब तुमने मेरे सामने उस बदतमीज अभिमन्यु खुराना का नाम भी लिया ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मिताली तुरंत बोली, पक्का, हम उसका नाम नहीं लेंगे और न ही तेरे सामने हम उसकी तरफ देखेंगे। जब तू हमारे आसपास नहीं होगी तब हम उसे अच्छे से देखेंगे। उसकी बात सुनकर रावी ने उसे घूर कर देखा तो मिताली ने अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया। रावी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो चिढ़ते हुए बोली, पता नहीं ऐसा क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें उस अजीब प्राणी में। मुझे तो कुछ खास दिखाई नहीं देता। एक नंबर का बेशर्म और थरकुल्ला टाइप का इंसान है वो। लड़कियों को अपनी चेस्ट की फोटो भेजता है और लाइब्रेरी में जाकर उनके साथ रोमांस करता है। मिताली तुरंत बोली, हाय कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़कियां। वैसे कौन है वो लड़की, जरा हमें भी तो बता। उसका सवाल सुनकर रावी एकदम से हड़बड़ा गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल कर गुस्से से बोली, मैंने तुझे मना किया था कि तू मेरे सामने उस इंसान का नाम तक नहीं लेगी, लेकिन तू अभी भी उसी इंसान की बातें कर रही है। चारू झट से बोली, हम कहाँ बातें कर रहे हैं, बातें तो तू कर रही है मिस्टर अभिमन्यु खुराना की। हमने तो उनका नाम भी नहीं लिया। उसकी बात सुनकर रावी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपना सिर हिलाकर बोली, उस इंसान ने मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया है। मुझे खुद को रिलैक्स करने की जरूरत है। एक काम करते हैं, आज रात हम क्लब चलते हैं। क्लब में पार्टी करेंगे तो मिस्टर अभिमन्यु खुराना का हैंगओवर मेरे सिर से खुद ब खुद उतर जाएगा। क्या कहती हो तुम दोनों? उसकी बात सुनकर चारू और मिताली दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वापस रावी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन हम दोनों के पास पैसे नहीं हैं। रावी तुरंत बोली, उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मेरे पास है। बस तुम दोनों रात को 7 बजे रेडी रहना। उसकी बात सुनकर चारू और मिताली दोनों ने अपना सिर हिलाया। रावी भी मुस्कुराए। मिताली उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब चले। उसकी बात सुनकर रावी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। चारू और मिताली दोनों रावी के पीछे पीछे चल रही थी। तभी अचानक से चारू की नज़र सामने की तरफ कहीं पर, जहां अभिमन्यु खड़ा था। उसने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले हुए थे और हल्का हल्का स्माइल दे रहा था। उसे देखते हुए चारू का दिल जोर से धक धक करने लगा। वो जल्दी से बोली, तुम दोनों चलो, मैं अभी बस 2 मिनट में आती हूँ। रावी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ? चारू थोड़ा सा हड़बड़ा कर बोली, वो मिस्टर खुराना स्माइल, मेरा मतलब है मिस्टर अभिमन्यु खुराना के कहने पर स्माइली ने मेरी नोटबुक ली थी, मुझे उससे वो नोटबुक वापस लेनी है। तुम दोनों गाड़ी में बैठो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भाग गई और फिर पूरा रास्ता घूमते हुए अभिमन्यु की तरफ आई। अभिमन्यु को देखकर वो जल्दी से बोली, सर। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जी कहिए। चारू को तो समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। उसने पहली बार अभिमन्यु को मुस्कुराते हुए देखा था। वो कब से अभिमन्यु से बात करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए अभिमन्यु के पास आ गई थी। उसे मुस्कुराते हुए देखा, चारू को ये मौका बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। अभिमन्यु उसे देखते हुए बोला, कुछ प्लान बन रहा है क्या तुम फ्रेंड्स का? उसकी बात पर चारू ने कहा, वो रावी हमें क्लब लेकर जाना चाहती है, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जो क्लब लब जाए। मैंने सही किया ना? अभिमन्यु मुस्कुराया और हैरानी से बोला, सच में? फिर तो बहुत अच्छी बात है। तुम अच्छे से रात को अपनी स्टडी करना, उनका क्या है, उन्हें जाने दो जहां उन्हें जाना है। अब जाओ तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चारू मुस्कुराए और फिर वहां से अभिमन्यु को बाय करते हुए आगे बढ़ गई। उसका चेहरा पीछे की तरफ ही था, लेकिन जब अचानक ही वो किसी से टकराई तो उसने गुस्से से उस लड़के को जोर से धक्का दे दिया। उसकी वजह से उसका ध्यान अभिमन्यु पर से हट गया और अब अभिमन्यु वहां से गायब हो चुका था जहां वो पहले खड़ा था। चारू मुंह बनाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई और फिर रावी के साथ बैठकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो रावी की गाड़ी को जाते हुए देख बोला, तो मेरी मिस वाइन क्लब जाने का प्लान बना रही है? फिर तो मुझे भी आज अपनी मिस वाइन के लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। अब मिस वाइन के साथ थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है।
ये बोलते हुए उसकी डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। वहीं दूसरी तरफ रावत इंडस्ट्रीज में दिव्यांश इस वक्त अपने केबिन में बैठा था, तभी उसके फोन पर उसके असिस्टेंट मोहित का मैसेज आया। उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। दिव्यांश ने उस वॉइस रिकॉर्डिंग को प्ले किया तो उसमें चेरी और कार्तिक की आवाज आ रही थी। दिव्यांश ने चेरी का फोन अभी भी ट्रैकर पर लगा रखा था, जिससे अगर वो किसी से भी फोन पर बात करेगी तो दिव्यांश को वो बातें साफ पता चल जाती। वो रिकॉर्डिंग सुनकर उसके चेहरे पर इंटेंस स्माइल आ गई और वो बड़े ही दिलकश एक्सप्रेशंस के साथ बोला, कैफे सात प्लाजा। अब शाम का इंतजार तो मुझे भी रहेगा, रेड। ये बोलकर उसने अपना फोन सामने टेबल पर रखा और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों में दबा ली। अपने होठों को गोलकर वो धुआं ऊपर की तरफ उड़ा रहा था। कैफे सात प्लाजा। चेरी की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और चेरी गाड़ी से बाहर निकलकर कैफे के अंदर आई। अंदर आते ही उसकी नज़र इधर उधर घूम रही थी। वो एक ओपन कैफे था। उसके सामने वाले पोर्शन में गार्डन था और बहुत सारे चेयर्स टेबल लगे हुए थे। अंदर की तरफ एक रेस्टोरेंट था और पीछे की तरफ एक लाउंज एरिया। चेरी खाली टेबल्स की तरफ देखते हुए बोला, लगता है अभी तक मिस्टर अवस्थी आए नहीं। ये बोलकर वो एक चेयर पर बैठ गई और उसने अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला। वो कार्तिक को फ़ोन करने का सोच रही थी, लेकिन अभी तो 7 बजने में थोड़ा वक्त है, इसलिए उसने कुछ वक्त इंतजार करने का सोचा। तभी एक वेटर वहां पर आया और चेरी की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट डू यू वांट टू हैव मैम। चेरी मुस्कुराए और कुछ सोचते हुए बोली, आप एक काम कीजिए, मेरे लिए हॉट कॉफ़ी ले आइए, बाकी अभी गेस्ट आ जाए उसके बाद मैं आपको ऑर्डर दूंगी। उसकी बात सुनकर वो वेटर तुरंत वहां से चला गया। तकरीबन 2-4 मिनट बाद वो वेटर अपने हाथ में कॉफ़ी का कप लिए टेबल की तरफ आया। तभी अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को संभाल ही नहीं पाया और अगले ही पल सीधा चेरी की टेबल पर जाकर गिरा। वो खुद तो टेबल पर गिरा था, लेकिन उसके हाथों में जो ट्रे थी जिस पर कॉफ़ी का कप रखा हुआ था वो सीधा चेरी की तरफ लुढ़क गया, जिससे वो सारी कॉफ़ी चेरी के ऊपर गिर गई और चेरी की दर्द से आह निकल गई। उसे अपने हाथ में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। वो वेटर तुरंत बोला, आई एम सो सॉरी मैडम, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मेरा पैर पता नहीं कैसे लड़खड़ा गया और मैं गिर गया। उसकी बात सुनते हुए चेरी धीमे से बोली, इट्स ओके, आई नो गलती से ही हुआ होगा, कोई ऐसा जानबूझकर करेगा भी क्यों। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, क्यों नहीं कर सकता कोई जानबूझकर रेड, क्यों कोई जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता। ये बोलते हुए दिव्यांश आगे की तरफ आया। चेरी ने जैसे ही उसे वहां पर देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। वही दिव्यांश अब चेरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने उस वेटर के कंधे पर अपना हाथ रखकर जोर से उसके कंधे पर दबाव बनाया तो इतना तो उस वेटर के पैर में दर्द नहीं हो रहा था जितना अब उसे अपने कंधे पर दर्द महसूस हो रहा था। वही दिव्यांश की नज़रें चेरी पर गहरी हो चुकी थी। चेरी गुस्से से दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, क्या तुम नहीं जानती। ये बोलते हुए उसकी जो मुस्कुराहट थी वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। चेरी गुस्से से बोली, मतलब आप मुझ पर नज़र रख रहे हैं। दिव्यांश बिल्कुल उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, नज़र तो उन पर रखी जाती है जो नज़रों से दूर हो रेड, तुम तो मेरी नज़रों में हो, हर पल हर सेकंड तुम्हारी खुद की नज़र भी तुम पर नहीं होगी, लेकिन मेरी नज़र उस वक्त भी तुम पर होगी। अब तुम डिसाइड करोगी मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ या नहीं। उसकी बातें सुनते हुए चेरी को अलग ही गूज़बम्प्स आ रहे थे। दिव्यांश का चेहरा उसे एक बार फिर से डेविल वाइब दे रहा था। वहीं अब दिव्यांश ने उस वेटर की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम ऐसी गलतियां करोगे तो कैसे चलेगा, ऐसी गलतियां करना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर से गन निकाल ली। उसे वो गन होल्ड करते हुए देख चेरी हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, ये आप क्या कर रहे हैं दिव्यांश। दिव्यांश वो गन हल्की सी ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस किसी से गलती हुई है और दिव्यांश रावत गलती करने वालों को आसानी से नहीं छोड़ता, उन्हें एक पनिशमेंट जरूर देता है ताकि आइंदा से गलती की कोई उम्मीद ही ना रहे। ये बोलते हुए अब उसने उस गन को लोड किया। चेरी को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो दिव्यांश के इरादों को समझ रही थी। वो तुरंत बोली, खबरदार, अगर आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया तो दिव्यांश, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। दिव्यांश बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोला, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी रेड को कोई चोट पहुंचाए, जानती हो क्यों। उसकी बात सुनकर चेरी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए।
दिव्यांश एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब हुआ और अगले ही पल बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, क्योंकि मेरी रेड को चोट पहुंचाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, और कोई अगर उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनते हुए चेरी की आंखों में नमी तैर गई। एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई थी। मतलब दिव्यांश सिर्फ और सिर्फ उसे चोट ही पहुंचाना चाहता था, इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन क्यों? इतनी नफरत क्यों? बस यही सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। वो चुपचाप दिव्यांश की तरफ देख रही थी और एक के ही पल वो जोरों से कांप उठी जब उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी, और उस आवाज़ के बाद अब उसके कानों में उस वेटर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी, जो अपने पैर की तरफ देख रहा था। वो नीचे जमीन पर गिर चुका था और उसने अपने पैर को पकड़ा हुआ था। उसके पैर से खून बह रहा था। दिव्यांश ने उसके पैर पर गोली चलाई थी। चेरी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत उस वेटर को संभालने के लिए आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन दिव्यांश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, जब उसके पैर की वजह से तुम्हारा हाथ जला तो उसका ये हाल किया है मैंने। अगर तुम उसे कहीं हाथ लगाओगी तो उसका क्या हाल करूंगा मैं, ये सोचकर ही तुम इस वेटर के पास जाना। उसकी बात सुनकर चेरी बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। उसने दिव्यांश से अपनी कलाई को छुड़ाया और बोली, कितने घटिया है आप दिव्यांश, इतने घटिया कैसे हो सकते हैं आप? मुझे तो आप नुकसान पहुंचाते हैं, मुझे तो आप तकलीफ देते ही हैं। आप दूसरों को भी इस तरह से तकलीफ देने लगे, आपको शर्म नहीं है ये सब करते हुए? दिव्यांश बड़े ही एटीट्यूड से बोला, बेशर्म हूं मैं। बाकी की बेशर्मी देखने के लिए फार्म हाउस जाना पसंद करोगी या फिर किसी रिसोर्ट में? उसकी ये बात सुनकर चेरी के चेहरे पर उसके लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन गुस्से के साथ साथ उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे उसे दिव्यांश से नफरत हो रही हो। तभी उस कैफे का मैनेजर और बाकी सब लोग वहां पर आए। दिव्यांश ने मैनेजर की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे कैफे में काम करता है ना ये? वो मैनेजर दिव्यांश रावत को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो तुरंत बोला, क्या क्या हुआ सर? कोई गलती हुई क्या? आपने इसके पैर पर गोली क्यों मार दी? दिव्यांश ने अपनी पॉकेट से एक चेक निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, मुझसे सवाल करने से पहले जाओ जाकर इसे संभालो, अगर और चाहिए हो तो बता देना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हद दर्जे का एटीट्यूड था। चेरी उसकी तरफ देखती ही रह गई। कैसे एक इंसान खुद से किसी को चोट पहुंचाकर उसे पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज कर उसके आंसुओं का सौदा कर सकता है? वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, आई हेट यू दिव्यांश, आई हेट यू। प्यार तो मैं आपसे बहुत करती थी, लेकिन अब मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत हो रही है। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, इट्स ओके रेड, तुम्हारा प्यार मुझे चाहिए भी नहीं, मेरा अपना पागलपन काफ़ी है हम दोनों के लिए। वेल अब मैं चलता हूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पर जाना है। मैंने सुना है कार्तिक तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए आ रहा है। अब किसी कपल के बीच डेट होगी तो एक दूसरे को थोड़ा टच वच करना तो नॉर्मल है, लेकिन ज़रा ध्यान से, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें कोई और छुए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और फिर उसका क्या हाल होगा ये तो तुम ऑलरेडी देख ही चुकी हो। ये बोलते हुए उसकी नज़रें चेहरे पर गहरी हो गई और उसने चेरी की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया था। चेरी ने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए और उसे जोर से धक्का दे दिया। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, जिसे धक्का दे रही हो कल तक उस पर ही अपना प्यार लुटा रही थी रेड, और आगे भी तुम्हें इसी पर अपना प्यार लुटाना है। वेल फिलहाल के लिए अपनी डेट एंजॉय करो। ये बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुराया और अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाकर बाहर की तरफ चला गया। चेरी बस उसे जाते देखती रह गई। उसने अब उस वेटर की तरफ देखा। मैनेजर और बाकी का स्टाफ उसे वहां से ले गए थे और वहां पर क्लीनिंग भी की जा रही थी। चेरी की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसकी वजह से किसी बेगुनाह के साथ ऐसी हरकत हुई थी, उसकी वजह से किसी को इतनी बड़ी तकलीफ पहुंची थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से चली जाए। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी उसे सामने से कार्तिक आता हुआ नजर आया, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर उसने वापस नीचे जमीन की तरफ देखा। अब वहां पर सब कुछ क्लीन हो चुका था। चेरी के चेहरे पर नर्वसनेस थी, लेकिन वो खुद को नॉर्मल रखने की भी पूरी कोशिश कर रही थी। कार्तिक मुस्कुराते हुए आगे की तरफ आया और चेरी के गले लगाने लगा। वो उसे ग्रीट करना चाहता था, लेकिन चेरी तुरंत चेयर पर बैठ गई और बोली, हेलो हेलो मिस्टर अवस्थी। उसे यूं खुद से दूर जाते हुए देख कार्तिक के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए, लेकिन कुछ ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए वो चेरी के सामने बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो तुम चेरी? चेरी ने अपना सिर हिलाया और बोली, ठीक ठीक हूँ, आप बताएं।
कार्तिक हंसा और बोला, अगर सही बताऊं तो सीरियसली पहले मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तुमने कोई रीज़न भी नहीं दिया और बात भी नहीं की। मुझे लग रहा था कि शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन अब तुमने मुझे खुद से डेट पर बुलाया तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। चेरी उसकी बात पर फीका सा मुस्कुराए और बोली, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना मिस्टर अवस्थी? कार्तिक एक बार फिर से हंसा और बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता चेरी, बिकॉज आई रियली लाइक यू। अगर ऐसी वैसी कोई बात भी हुई ना तो भी मैं तुमसे नाराज नहीं होने वाला। मैंने हमेशा से सोचा था कि जो भी मेरी वाइफ बनेगी मैं उसे बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूंगा, और तुम तो हो ही एक प्रिंसेस, और प्रिंसेस से नाराज होना मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। चेरी उसकी बात पर एक बार फिर से मुस्कुराए और धीमे से बोली, आई नो आप मुझसे नाराज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ मिस्टर कार्तिक। बिकॉज मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है। मुझे आपके कॉल अटेंड करने चाहिए थे, लेकिन मैं किसी चीज़ में बिजी थी, और इतना ज़्यादा बिजी थी कि सब कुछ भूल गई, खुद को भी भूल गई। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई तो कार्तिक ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, आर यू ओके चेरी? अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ। जैसे ही कार्तिक ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, चेरी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। दिव्यांश की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। कार्तिक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। चेरी ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा। वो दिव्यांश की बातों के बारे में कार्तिक को नहीं बता सकती थी, इसलिए जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, वो एक्चुअली। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले कार्तिक बोला, तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है चेरी। अगर तुम्हें मेरा खुद को टच करना नहीं पसंद तो इट्स ओके। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो लड़कियों को बेवजह टच करने के बहाने ढूंढे। हमारी शादी होने वाली, और अगर शादी के बाद भी तुम कुछ वक्त तक मेरे क्लोज नहीं आना चाहती, मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होती, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे अपनी वाइफ को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना है, उसे अनकंफर्टेबल नहीं कराना। चेरी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। जो उसने दिव्यांश से प्यार किया, उसे जो एक्सपेक्टेशंस दिव्यांश से थी, वैसा तो कभी दिव्यांश ने उसे फील करवाया ही नहीं, और कार्तिक जिसे वो रिजेक्ट कर रही थी उसकी आंखों में ही उसे अपने लिए रिस्पेक्ट नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्लब बोर्ड 16 क्लब के पार्किंग एरिया में रावी की गाड़ी आकर रुकी, और रावी चारू और मिताली के साथ गाड़ी से बाहर निकली। बाहर आते ही उसकी नज़र सामने खड़ी एक गाड़ी पर गई, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो उस गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी, क्योंकि ये गाड़ी अभिमन्यु खुराना की थी। कैफे 7 प्लाजा। चेरी को कार्तिक की नज़रों में अपने लिए रिस्पेक्ट नजर आ रही थी, जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर भी झलक रहा था, क्योंकि अभी अभी दिव्यांश उसे वार्निंग देकर गया था कि अगर कार्तिक ने उसे हाथ लगाया या फिर उसने कार्तिक को हाथ लगाया तो वो उसका वही हाल करेगा जो उसने वेटर का किया था। इसलिए चेरी बहुत सोच समझकर रिएक्ट कर रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो दिव्यांश के कहने से चलने वाली थी या फिर उसके इशारों से ही अपनी जिंदगी बिताने वाली थी। इन सब चीज़ों के बारे में वो दिव्यांश से बात करने वाली थी, लेकिन फिलहाल कोई तमाशा न हो इसलिए वो खुद को शांत रख रही थी। कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, कॉफ़ी मंगवाए? चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर कार्तिक ने उन दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। अब चेरी को काफ़ी हद तक रिलैक्स फील हो रहा था। कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने इतने दिनों से मेरा फ़ोन अटेंड क्यों नहीं किया? चेरी उसके सवाल पर थोड़ी नर्वस हो गई। अगले ही पल कार्तिक हंसा और बोला, वैसे अगर तुम नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके। मैं जानता हूँ ये थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं। अभी फिलहाल तुम्हारी इस गलती को मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ। हाँ, गलती इसलिए क्योंकि अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसी भी थी तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी न चेरी। मे बी मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाता, पर कोई बात नहीं। पर आइंदा से प्लीज़ याद रखना, हम दोनों की शादी बेशक से नहीं हुई, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे शादी के बाद भी, और तुम अपनी प्रॉब्लम्स बिना झिझक मुझसे शेयर कर सकती हो। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से चेरी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। चेरी की आंखें बड़ी हो गईं। उसका गला सूखने लगा था, लेकिन वो अपना हाथ पीछे खींचती उससे पहले ही कार्तिक ने उसके हाथ से अपना हाथ हटाया और बोला, आई एम सो सॉरी। मैं बस जेन्युइनली तुम्हें समझा रहा था। चेरी फीका सा मुस्कुराए। वेटर उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आया और फिर दोनों कॉफ़ी पीने लगे। वही दिव्यांश बेशक वहां से चला गया था, लेकिन चेरी अभी भी उसकी नज़रों में थी। सामने ही टेबल पर एक शख्स बैठा था, जिसने अपना फ़ोन सामने की तरफ रखा हुआ था। उस फ़ोन में वीडियो कॉल ऑन थी,
और अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर देखते हुए दिव्यांश के चेहरे के एक्सप्रेशंस लगातार बदल रहे थे। कभी उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आती तो कभी उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता। वहीं दूसरी तरफ क्लब में रावी ने जब अभिमन्यु की गाड़ी को देखा तो वो हैरान रह गई। वो खुद से बड़बड़ाए, मुझे लगता है या तो मैं पागल हो गई हूँ या फिर ये मिस्टर अभिमन्यु खुराना जहाँ जाती हूँ वहीं मेरे पीछे आ जाते हैं। इनका सारा दिन तो मेरे आगे पीछे घूमने में लग जाता है। फिर ये बिजनेस कब करते हैं जो ये इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस की लिस्ट में आते हैं। उसकी बड़बड़ाहट सुन मिताली ने पूछा, क्या हुआ, क्या बोले जा रही है और सामने की तरफ क्या देख रही है। रावी ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक इंसान है जिसने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। मन तो कर रहा है कि उसे इंसान को 1 घंटा बना दूं और इतना बजाऊं कि वो बज कर पागल हो जाए। उसकी बात सुनकर चारू और मिताली दोनों हैरानी से उसे देखने लगी। इस वक्त रावी सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। चारू धीमे से बोली, तू बस हमें इतना बता दे कि हमें अंदर जाना है या नहीं। रावी गुस्से से बोली, क्यों, अंदर जाने से हमें कौन सा किसी का बाप रोकने वाला है। मैंने स्पेशली आज की पार्टी के पास लिए हैं, पूरे 25,000 का एक पास आया है। बेशक मैं व्योम रावत की बेटी हूँ, लेकिन किसी की वजह से मैं अपना 1 रुपया भी बर्बाद नहीं करूंगी। ये बोलकर वो तेजी से क्लब के अंदर की तरफ बढ़ गई। चारू और मिताली उसकी हरकतें देखती रह गईं। मिताली धीमे से बोली, ये वही लड़की है ना जिसने तकरीबन 20-25 दिन पहले अपनी जैकेट जला दी थी क्योंकि गलती से उसे निशा ने टच कर लिया था, जो इसे बिल्कुल नहीं पसंद। चारू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है हमारी रावी का दिमाग थोड़ा सटक गया है। हमें उसके मॉम डैड से बात करनी चाहिए। मिताली की आंखें बड़ी हो गईं। वो झट से बोली, तू मिस्टर व्योम रावत से बात करने की सोच रही है। मुझे रावी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तू उनसे बात करने जाएगी ना तो तेरे दिमाग का फ्यूज जरूर उड़ जाएगा। मैंने सुना है कि वो बहुत खतरनाक टाइप के हैं, लेकिन हाँ, हम रावी की मॉम से बात कर सकते हैं। वो बड़ी कूल टाइप की हैं। चारू ने अपना सिर हिलाया। मिताली झट से बोली, अब हाँ अंदर चलते हैं, वरना इसके मॉम डैड छोड़, ये खुद हमारे दिमाग के तार हिला देगी। ये बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे चारू भी। वहीं रावी ने क्लब में आते ही अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। उसकी नज़रें उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसकी गाड़ी उसने बाहर देखी थी, लेकिन फिलहाल उसे अभिमन्यु कहीं नजर नहीं आया। हालांकि रावी को पार्टी का माहौल बड़ा मजेदार लग रहा था। सामने ही डांस फ्लोर पर लड़के लड़कियां अपने आप में मस्त होकर डांस कर रहे थे। ज्यादातर लोग नशे में थे, लेकिन कोई भी अपने होश नहीं खो रहा था। मिताली और चारू भी पार्टी का माहौल देखने लगी। रावी ड्रिंक काउंटर पर आए। वो यूं ही डांस नहीं कर सकती थी जब तक 2-4 शॉट्स न ले ले। हालांकि धरा ने उसे मना किया था कि वो ड्रिंक नहीं करेगी, लेकिन रावी ने तय कर लिया था कि वो बस इतनी ही पिएगी कि खुद को संभाल सके और घर जाने के बाद धरा की आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर सके और स्पेशली उसके सामने लड़खड़ाए ना, वरना पीने के बाद रावी का डिस्को डांस शुरू हो जाता था। चारू ने हैरानी से उसे देखा और कहा, प्लीज रावी, ज्यादा मत पीना। मिताली ने भी कहा, वरना हम तुझे संभाल नहीं पाएंगे। चारू दोबारा बोली, हाँ रावी, पिछली बार भी तूने तमाशा कर दिया था। वो लड़का जिसे तूने थप्पड़ मारा था, वो तो तुझे दीदी दीदी कह के तुझसे बात कर रहा था और तू पता नहीं अलग ही राग आलाप रही थी। रावी गुस्से से बोली, फिलहाल अगर तुम दोनों चुप नहीं हुई ना तो तुम दोनों के राग छोड़ो, सुरताल भी मैं बहुत अच्छे से बजाऊंगी। चुप हो जाओ तुम दोनों। ये बोलते हुए उसने उन्हें डांटा और फिर काउंटर की तरफ इशारा किया। बारटेंडर ने उसके लिए शॉट्स तैयार कर दिए। चारू और मिताली, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब ड्रिंक देखकर उनके मुंह में भी पानी आने लगा और उन्होंने भी जल्दी से शॉट्स उठा लिए। रावी उन दोनों को देखकर मुस्कुराई। एक के बाद एक उसने 3-4 शॉट्स ले लिए थे और अब उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। वो चारू को गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, तुझे पता है, उस दिन मैंने उस लड़के को चांटा लगाया था, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। पर आज मैं उसे इंसान को चांटा लगाऊंगी जो गलती नहीं, एक बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह। और आज मैं उस गुनहगार को सजा दूंगी। चारू हैरानी से रावी की तरफ देखने लगी। वो जल्दी से बोली, तू बेशक से किसी को सजा दे या फिर मजा दे, लेकिन कम से कम मुझे तो छोड़ दे। मेरी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा रही है। ये बोलते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था। रावी ने जल्दी से उसे छोड़ दिया और फिर उसके सीने पर हल्का सा थपथपा कर बोली, तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगी मेरी जान, तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है।
पर अगर आज किसी और ने मेरा दिमाग खराब किया तो उसकी मैं लंका लगाऊंगी नहीं, बल्कि उसकी लंका मैं फाड़ कर रख दूंगी। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गई। चारू को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रावी को आज हुआ क्या है। तभी एक लड़की वहां पर आए और ड्रिंक काउंटर से ड्रिंक उठाने लगी, लेकिन अचानक ही रावी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और गुस्से से बोली, ये ड्रिंक उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस लड़की ने भी गुस्से कहा, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? हो कौन तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जिस तरह की लैंग्वेज है तुम्हारी, लगता तो नहीं है कि तुम इस हाई क्लास पार्टी का पास खरीद सकती हो। रावी एटीट्यूड से बोली, खरीदने को तो मैं तुम्हें भी खरीद लूं, तुम बताओ बिकने को तैयार हो क्या? वो लड़की चिल्लाकर बोली, यू शट अप। रावी हंसी और बोली, मुझे चुप करवाने की औकात नहीं है तुम्हारी, लेकिन मेरी औकात इतनी है कि एक इशारे पर ये क्लब बंद करवा सकती हूँ मैं। इसलिए मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाना। जिस ड्रिंक को तुमने हाथ लगाया था वो मेरी है और मेरी चीजों को मेरे अलावा और कोई नहीं छू सकता। उस लड़की ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, ओह रियली? ये लो लगा दिया मैंने हाथ, अब बताओ क्या करोगी? ये बोलकर उसने वो ड्रिंक उठाए और अगले ही पल रावी के ऊपर उड़ेल दी। रावी हैरान रह गई। वो लड़की गिलास रखकर वहां से जाने लगी, लेकिन रावी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रावी रावत की ड्रेस खराब करोगी? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर उसने उसे जोर से धक्का मारा और वो लड़की सीधा जमीन पर गिरी। उसे गिरते हुए देख सबकी नजरें उस पर आकर टिक गईं। वहीं वो लड़की भी गुस्से से रावी को देख रही थी। इस वक्त उसे हद से ज्यादा इंसल्ट फील हो रहा था। चारू और मिताली हैरान रह गईं। उन्होंने अपना माथा पीट लिया। अभी तो रावी ने सिर्फ 2-3 शॉट्स लिए थे और इतने में ही उसने बवाल मचाना शुरू कर दिया था। पिछली बार भी उस लड़के को बेवजह चांटा पड़ा था और अब इस लड़की का हाल रावी खराब कर रही थी। रावी अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन चारू और मिताली दोनों ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही है रावी? प्लीज रुक जा। रावी गुस्से से बोली, मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम दोनों को मुझसे कोई छुड़ा नहीं पाएगा। वो लड़की अपनी जगह से उठी और रावी की तरफ देखते हुए बोली, तुम रावी रावत हो ना? तो मैं भी मेहका बजाज हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। रावी गुस्से से कांप रही थी। चारू उसे शांत करते हुए बोली, प्लीज शांत हो जा रावी, तेरी ड्रेस भी खराब हो गई है। एक काम कर, तू जा वॉशरूम में और जाकर अपनी ड्रेस को थोड़ा साफ कर ले। रावी ने गुस्से से मुंह बनाया और अपने हाथ छुड़ाकर तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख वो लड़की मेहका बजाज भी तुरंत उसके पीछे पीछे वॉशरूम की तरफ चल दी।